गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है दोस्तों, 8:07 अब हुए हैं और तारीख आपको पता ही है, आज 30 नवंबर 2024 है। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। कमेंट स्क्रीन पर मुझे एक भी कमेंट नजर नहीं आ रहा है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके बैच से कमेंट्स ना आए। इसका मतलब कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ दिक्कत है। एक मिनट दीजिए बस, कमेंट्स के तो पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। हाँ जी दोस्तों, आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे और हम स्टार्ट कर चुके थे पढ़ना मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया में हम बात कर चुके थे लास्ट क्लास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमें चर्चा करनी है अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 के विद्रोह के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज मॉडर्न हिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक इतिहास। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हेन पीपल रिबेल। आज का टॉपिक लिखेंगे व्हेन पीपल रिबेल, बेसिकली 1857 आफ्टर। जब जनता बगावत करती है। जब जनता बगावत करती है 1857 और के बाद। सबसे पहले पॉलिसीज एंड द पीपल एवं लोग। पॉलिसीज एंड द पीपल, नीतियां एवं लोग। दोस्तों, अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों या पॉलिसीज के बारे में बात करें तो आप जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी या जो नीतियां थी भारत के लोगों के लिए या भारत की जनता के लिए, उन पॉलिसीज में केवल और केवल भारतीय लोगों का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषण हुआ। 1757 में जब प्लासी की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव ने जीती और सिराजुद्दौला को पराजित किया तो उसी के बाद से अंग्रेजों की सत्ता भारत में शुरू हुई, या आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों की सत्ता भारत में स्थापित हुई। ये प्लासी के युद्ध से हुआ था, ये बैटल ऑफ प्लासी से हुआ था, जो कि 1757 में लड़ा गया था, 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके बाद राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से भारतीय लोगों का अंग्रेजों के पॉलिसीज या अंग्रेजों की नीतियों ने शोषण किया। और ध्यान रखेंगे, चाहे राजा हो, रानियां हो, किसान हो, जमींदार हो, आदिवासी हो, सिपाही हो, इन सभी पर तरह तरह से असर पड़ा अंग्रेजों की नीतियों का। इसी तरीके से लंबे समय तक सब्र का बांध बनाए रखा, लेकिन
1757 से लेकर 1857 तक लगभग 100 साल तक अंग्रेजों की ये नीतियां और पॉलिसी चलती रही। फाइनली सब्र का बांध टूटा और एक बगावत हुई, एक रिबेलियन हुआ, विच इज नोन एज द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे हम 1857 के विद्रोह के नाम से जानते हैं। नवाब्स लूज देयर पावर। नवाबों ने शक्ति खो दी। नवाब्स लूज देयर पावर, या नवाबों ने अपनी सत्ता खो दी या अपनी शक्ति खो दी। याद कीजिए, हमने पढ़ा था जब हम राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स पढ़ रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि जब औरंगजेब के मरने के बाद तेजी से मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तो जहां एक तरफ मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुगलों के ही अधीन जो राज्य थे या जो स्टेट्स थे, वो धीरे धीरे मुगलों से ही क्या हो रहे थे, इंडिपेंडेंट हो रहे थे, मुगलों से ही स्वतंत्र हो रहे थे। इसीलिए इंडिपेंडेंट स्टेट्स स्थापित हुए हमारे देश में, जिसमें हमने बंगाल, हैदराबाद और अवध के बारे में बात की। लेकिन देखते ही देखते 19वीं शताब्दी के अंत तक आप कह सकते हैं, या 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक आप कह सकते हैं कि नवाबों की जो शक्ति थी वो भी क्या होने लगी, कमजोर होने लगी। क्योंकि जब लॉर्ड वेलिजली बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया, तो वो अपने साथ सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि लेकर आया, और उसी सहायक संधि के तहत भाई अब चाहे हैदराबाद राज्य हो, तो आप जानते होंगे कि हैदराबाद राज्य सबसे पहला स्टेट था, सबसे पहला राज्य था जिसने लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। जिसने लॉर्ड वेलिजली की सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। तो चाहे हैदराबाद राज्य हो, चाहे 1801 ईस्वी में जब अवध को सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया और अवध के नवाब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए, तो अंग्रेजों ने यह निश्चय कर लिया, ये डिसाइड कर लिया कि अब वो भारत से मुगल साम्राज्य को भी क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ये बात है 19वीं सेंचुरी की शुरुआत की। इसके बाद पीसेंट्स एंड सेबॉयज, किसान एवं सिपाही, पीसेंट्स एंड सिपाहीज, किसान एवं सिपाही। अब किसानों और सिपाहियों के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर या ब्रिटिश सत्ता को लेकर आक्रोश कैसे जागृत हुआ, आक्रोश कैसे पैदा हुआ। जब अंग्रेजों ने भारत में नई राजस्व प्रणालियां लागू की या न्यू लैंड रिफॉर्म्स यहां पर लागू किए, तो आप जानते हैं कि गांवों में और स्थानीय किसानों से भारी भरकम लगान वसूल किया जाने लगा वहां के जमींदारों के द्वारा, जिसकी वजह से किसानों पर अच्छा खासा बोझ पड़ा। और यही रीजन है कि असंख्य अकाल पड़े और लाखों की संख्या में लोग अकाल से भूखे प्यासे मरे भी।
तो जहां एक तरफ किसानों का शोषण स्थानीय जमींदार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अगर हम सिपाहियों की बात करें तो ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाही भी काम किया करते थे और उन भारतीय सिपाहियों से जबरन कई बार ऐसे भी काम कराए जाते थे जो कि वो पूरी तरीके से नहीं करना चाहते थे और उनको जो वेतन और मेहनताना हुआ करता था वो भी बहुत कम दिया जाता था। इसके अलावा कुछ ऐसे भी नए नियम बनाए गए थे जिनसे किसानों और सैनिकों की जो धार्मिक संवेदनाएं थी और जो धार्मिक विश्वास थे उनका भी उल्लंघन हो रहा था। इसके अलावा रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स, रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं सुधारों पर प्रतिक्रियाएं। रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स, सुधारों पर प्रतिक्रियाएं। अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि भारतीय समाज में कई सारी ऐसी सामाजिक कुरीतियां चल रही हैं, कई सारे ऐसे गलत कस्टम से चल रहे हैं जिन्हें तुरंत बंद करना या जिन पर प्रतिबंध लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। खासकर आप जानते हैं सती प्रथा, सती सिस्टम। तो अंग्रेजों के द्वारा दो महत्वपूर्ण कानून पारित किए गए। एक तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा राजा राम मोहन रॉय की मदद से भारत से सती प्रथा का अंत कर दिया गया और दूसरी तरफ जब भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी ही अपने कार्यकाल में 1856 में एक बिल लेकर आया जो कहलाया विडो रिमैरिज बिल, विधवा पुनर्विवाह विधेयक, जिसके तहत ये रिफॉर्म था, ये सुधार था कि अब भारत में विधवाएं भी पुनर्विवाह कर सकेंगी, अब भारत में विडोज भी रीमैरिजेस कर सकेंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों ने, भाई सती प्रथा के अंत हो जाने के बाद तो लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन जब विधवा पुनर्विवाह जैसे कानून पारित हुए तो लोग अंग्रेजों से नाराज हो गए। लोगों का ये कहना था कि अंग्रेज राजनीतिक, आर्थिक तौर पर हमारा जितना मर्जी शोषण करें, प्रशासनिक तौर पर शोषण करें, एक बार को एक्सेप्टेबल है, लेकिन अंग्रेज कोई नहीं होते हैं हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में इंटरफेयर करने वाले। वो कौन होते हैं? ये बताने वाले कि हमारे देश में महिलाएं भी क्या कर सकें, पुनर्विवाह कर सकें। तो आप कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति होने के पीछे या विद्रोह होने के पीछे ये एक बड़ा सामाजिक कारण था, एक बड़ा सोशल रीजन था। क्योंकि अगर हम सामाजिक कारण की बात करें, सोशल रीजन की बात करें, तो एक बड़ा सामाजिक कारण था, एक बड़ा सोशल रीजन था। और इसके अलावा आप जानते हैं एक बहुत बड़ा धार्मिक कारण, रिलीजियस रीजन भी 1857 की क्रांति होने के पीछे था। और वो क्या था? 1856 तक ब्रिटिश आर्मी में एक लकड़ी की बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था जिसका नाम था ब्राउन बेस। ये एक लकड़ी की बंदूक थी, लेकिन जब ब्रिटिश आर्मी में रिफॉर्म्स किए गए, सुधार किए गए, तो उन लकड़ी की बंदूकों के स्थान पर कुछ नई राइफल्स इंप्लीमेंट की गई जो कि लोहे की बनी थी। इन्हें इनफील्ड राइफल कहा जाता था और इसी इनफील्ड राइफल में जो डलने वाली बुलेट थी या कारतूस थी, उसका खोल, उसका कार्ट्रिज
गाय और सूअर की चर्बी से बना होता था, जिसको खोलने का एक ही तरीका था, दांतों से काटकर। अब जहां गाय की चर्बी का इस्तेमाल करना हिंदुओं के लिए वर्जित था, तो वहीं मुसलमानों के लिए नापाक थी सूअर की चर्बी। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और ये एक धार्मिक कारण बना 1857 की बगावत होने के पीछे। 29 मार्च 1857 को पश्चिम बंगाल में बैरकपुर में अपने ही अधिकारियों पर हमला करने के लिए युवा सैनिक मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। बेसिकली 1857 की सबसे पहली घटना हुई ही कब थी? 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक जिसका नाम मंगल पांडे था, जो कि तैनात था पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के निकट बैरकपुर कैंट, बैरकपुर छावनी में। जब उसे ये पता चला कि इनफील्ड राइफल्स की जो बुलेट्स हैं उसकी कार्ट्रिज में गाय और सूअर की चर्बी मिली है, तो मंगल पांडे ने इन चर्बी युक्त कारतूसों के खोलों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और जब मंगल पांडे के साथ जोर जबरदस्ती की गई तो मंगल पांडे को गुस्सा आया और मंगल पांडे ने अपने ही बटालियन के लेफ्टिनेंट बॉक की गोली मारकर हत्या कर दी। और जैसे ही मंगल पांडे ने यह नेक काम किया, मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और इसके बाद कहानी पहुंची मेरठ। जैसा विद्रोह इंडिविजुअली मंगल पांडे ने किया था बैरकपुर में, बिल्कुल वैसा ही विद्रोह मेरठ में भी कुछ अन्य भारतीयों के द्वारा किया गया, जो कि मेरठ कैंट में तीसरी नेटिव इन्फेंट्री घुड़सवार सेना बटालियन के सैनिक थे। वहां पर 99 सिपाहियों ने इन चर्बी युक्त कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और आप जानते होंगे जब ऐसा किया तो सारे के सारे सैनिकों को बंदी बना लिया गया और उसमें से 85 सैनिकों को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या उम्र कैद की सजा दे दी गई। लेकिन 10 मई 1857 की रात को मेरठ से सारे के सारे सिपाहियों ने बगावत कर दी और इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। इसके बाद दिल्ली में तैनात रेजिमेंट में भी विद्रोह हो गया। कई ब्रिटिश अधिकारी मारे गए, हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए, इमारतों में आग लगा दी गई। और जितने भी विद्रोही सैनिक थे उन्होंने जबरदस्ती लाल किले में जाकर उस समय के भारत के मुगल बादशाह यानी कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से भेंट की। और ना चाहते हुए भी जबरदस्ती बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का लीडर बना दिया गया, नेता बना दिया गया। और जैसे ही इस विद्रोह का नेता या लीडर बना दिया गया बहादुर शाह जफर को, तो आप जानते होंगे कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके बर्मा के रंगून भेज दिया गया और औपचारिक घोषणा कर दी गई कि भारत से मुगल साम्राज्य का अंत किया जाता है और मुगल साम्राज्य समाप्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद जैसे जैसे विद्रोह के बारे में पता चलता रहा तो अन्य राज्यों और अन्य क्षेत्रों में भी विद्रोह हुए। लेकिन सबसे बड़ी कमी थी कि हर जगह विद्रोह एक साथ नहीं हुआ, इसलिए अंग्रेजों को भरपूर समय मिल गया इन विद्रोहों को नियंत्रित करने के लिए। जैसे आप जानते होंगे कानपुर से विद्रोह नाना साहब और तात्या टोपे के द्वारा किया गया। झांसी से विद्रोह कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर
विद्रोह कर रहे थे। इलाहाबाद से लियाकत अली ने विद्रोह किया था। बरेली से विद्रोह खान बहादुर कर रहे थे। मथुरा से विद्रोह देवी सिंह कर रहे थे। गोरखपुर से विद्रोह गजोधर सिंह कर रहे थे। बिहार जगदीशपुर से विद्रोह कुंवर सिंह कर रहे थे। फैजाबाद से विद्रोह मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। कहने का मतलब जगह जगहों पर विद्रोह हुए, लेकिन क्योंकि एक साथ नहीं हुए, इसीलिए अंग्रेजों के द्वारा आसानी से सभी जगहों पर विद्रोह को नियंत्रित कर लिया गया। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये विद्रोह लगभग 2 साल तक चला। ये विद्रोह लगभग 1.5 से 2 साल तक चला और धीरे धीरे हर स्थान से जहां जहां पर भी विद्रोह हुए थे, वहां से विद्रोहों को नियंत्रित कर लिया गया, विद्रोह को कंट्रोल कर लिया गया और औपचारिक रूप से भारत को अंग्रेजों का गुलाम घोषित कर दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश संसद ने 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया और भारत शासन अधिनियम पारित करके भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में या ब्रिटेन के ताज के हाथों में दे दिया गया। उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी, तो महारानी विक्टोरिया ही भारत की क्या बन गई, सम्राज्ञी बन गई। और आप जानते हैं कि उसके बाद यहां पर ब्रिटिश रूल चला, यहां पर ब्रिटिश शासन चला। हमारी टेक्निकल टीम से हमारे पास मैसेज आया है, मैं आपको बता देता हूं। कुछ एप्लीकेशन में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कमेंट्स सेक्शन नहीं चल रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। एक्चुअली स्क्रीन पर कोई कमेंट नहीं आ रहा है अभी, तो आई होप क्लास के दौरान ठीक हो जाए। नहीं भी होगा कोई बात नहीं। अठारह की क्रांति के बाद अगला टॉपिक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। यहां पर हम बात करेंगे 19th सेंचुरी में हुए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में, जिनकी वजह से हमारे समाज की कई सारी सामाजिक कुरीतियां और कई सारी धार्मिक कुरीतियां भी क्या हुई, समाप्त हुई या उनको बैन किया गया, उनको प्रतिबंधित किया गया। और आप जानते हैं कि जब हम समाज सुधारकों की बात करते हैं, सबसे पहला ही नाम हमारे जहन में किसका आता है, राजा राम मोहन रॉय। 1772 से लेकर 1833। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1772 में पश्चिम बंगाल के हुगली के निकट राधानगर विलेज या राधानगर गांव में हुआ था। अठारह सौ 4 से लेकर 1814 ईस्वी तक लगभग 10 वर्ष इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य किया था। इन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया।
एकेश्वरवाद का मतलब एक ईश्वर। इन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और केवल एक ईश्वर में ही विश्वास कीजिए। अशिक्षा, अछूतों पर अत्याचार, जाति प्रथा, बहुविवाह, सती प्रथा और नारी शोषण का इन्होंने पुरजोर विरोध किया। भारत के मुगल बादशाह अकबर सेकंड के द्वारा ही गॉट द टाइटल ऑफ राजा, इसीलिए कहलाते हैं राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी। भारत का सेकंड लास्ट मुगल एम्परर हुआ है अकबर सेकंड। इसके अलावा ध्यान रखेंगे राजा राम मोहन रॉय ही कहलाते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसॉ, भारतीय पुनर्जागरण का पिता इन्हें कहा जाता है। कुछ फेमस सोसाइटीज, कुछ प्रसिद्ध संस्थाएं जो राजा राम मोहन रॉय के ही द्वारा एस्टैब्लिश की गई या स्थापित की गई। 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की थी, जो कि आगे चलकर ब्रह्म समाज का अग्रगामी बना। वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1816 ईस्वी में की और 1817 में ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज। परसेप्स ऑफ जीसस 1820 में स्थापित, वेदांत कॉलेज 1825 में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के ही द्वारा की गई थी 1828 में, 1828 में। इनकी कुछ महत्वपूर्ण मैगजीन्स या पत्रिकाएं, संवाद कौमुदी जो कि बंगाली में थी, मिरातुल अखबार पर्शियन यानी कि फारसी भाषा में, ब्रह्म क्रॉनिकल इंग्लिश में, और गिफ्ट टू मोनोथिज्म तुहफत उल मुवाहिदीन पर्शियन या फारसी भाषा में। आदि ब्रह्म समाज, जिसको ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1866 में कलकत्ता में आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी और ये ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद हुआ था। साधारण ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में कलकत्ता में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज, 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना। डॉक्टर आत्माराम
पांडुरंग के द्वारा की गई थी। इसके बाद आता है देव समाज। 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना लाहौर में हुई और ध्यान रखेंगे शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा ये स्थापित की गई सोसाइटी। भारत सेवक समाज 1905 में बंबई में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद आता है वेद समाज। 1864 में मद्रास में केशव चंद्र सेन और श्री धरालू नायडू के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसको ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। इसके बाद आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा में जन्म हुआ था इनका। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ही इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। इन्हीं के गुरु हुए स्वामी विरजानंद, नाम सुना होगा आपने स्वामी विरजानंद का। ही फाउंडेड आर्य समाज इन 1875 इन बॉम्बे, जिसका हेडक्वार्टर लाहौर में बनाया गया। इन्हीं के द्वारा स्लोगन दिया गया, नारा दिया गया, गेट बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो। इन्हीं की पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। आर्य महिला समाज पंडिता रमाबाई के द्वारा स्थापित किया गया। इन्हीं के द्वारा शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया था। स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण मिशन 1863 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने शिकागो में एक भाषण दिया, जिससे इनको पॉपुलैरिटी मिली। 1896 में ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी पश्चिम बंगाल के बेलूर में। और 1896 में वेदांत सोसाइटी ही एस्टैब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क। इन्हीं की 2 मैगजीन्स, 2 पत्रिकाएं, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन, जो कि बंगाली में थी, प्रकाशित हुई। थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। मैडम ब्लावत्स्की, जो कि एक रशियन लेडी थी, और कर्नल हेनरी स्टील एलकॉट के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन सोल्जर हुआ करते थे। 1882 में इसका हेडक्वार्टर आरडीआर मद्रास में स्थापित किया गया। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा बनारस में की गई और आगे चलकर यही 1916 में बना बीएचयू। और आप जानते होंगे पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बीएचयू। वहाबी मूवमेंट सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा ये शुरू किया गया था और इस्लाम हाजी मौलवी मोहम्मद के द्वारा। इसका मुख्य केंद्र बिहार का पटना नामक स्थान था। महादेव गोविंद रानाडे 1842 में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। 1864 में केशव चंद्र सेन ने जब बंबई विजिट किया, वही इनके प्रेरणा स्रोत बने और इन्होंने भी प्रार्थना समाज में रिफॉर्म्स या सुधार करने शुरू किए 1867 ईस्वी से। इसके अलावा अन्य कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन जैसे कि धर्म सभा, 1830 बंगाल में राधा कांत देव के द्वारा स्थापित राधा स्वामी सत्संग, 1861 में आगरा में शिवदयाल साहब के द्वारा स्थापित तत्व बोधनी सभा, 1839 में कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित मानव धर्म सभा, 1844 में सूरत में दुर्गा राम मंशाराम के द्वारा स्थापित परमहंस मंडली, 1849 में बंबई में दादोबा के द्वारा स्थापित
डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में पुणे में जी अकरकर के द्वारा की स्थापना की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में बंबई में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, अभी अभी बात की थी, भारत सेवक समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। मुस्लिम रिफॉर्म्स मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट। 1817 में इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। 1864 में ही एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक सोसाइटी कलकत्ता में, और 1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इन्होंने अलीगढ़ में की थी, जो आगे चलकर 1920 में कहलाई AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देवबंद मूवमेंट 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में ये स्थापित हुआ। ये फाउंडर मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही थे। पारसी मूवमेंट, रहनुमाए माजदाइसन सभा दादा भाई नेहरू के द्वारा स्थापित की गई थी 1851 में। इनकी पत्रिका राफ्त गुफ्तार हुआ करती थी। 1867 में ही फाउंडेड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अनटचेबल्स रिफॉर्म मूवमेंट, सबसे पहले महात्मा गांधी 1932 में इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और इनका हरिजन न्यूज़पेपर या समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन ही फाउंडेड इन 1906। ही फाउंडेड डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। 1924 में दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना इन्होंने बंबई में की। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन। 1927 में इनकी मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का प्रकाशन हुआ और 1942 में इनके द्वारा अनुसूचित जाति परिसंघ बनाया गया। सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र, फाउंडर ज्योतिबा फूले, इन्हीं की पुस्तक थी गुलामगिरी, जो कि मराठी पुस्तक है। इन्हीं की पत्री सावित्रीबाई फूले थी, जिन्हें प्रथम भारतीय महिला अध्यापिका माना जाता है। कुंदू केशव कर्वे, महिला शिक्षा का प्रचार प्रसार इन्होंने किया, एक महान समाज सुधारक थे महाराष्ट्र के। 1916 में महिला शैक्षणिक संस्थान की स्थापना इन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में की थी। विडो रिमैरिज एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1856 में विडो रिमैरिज एक्ट पारित हुआ। ये बिल पेश किया था लॉर्ड डलहौजी ने, लेकिन ये पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंडेड कैलकाटा संस्कृत कॉलेज। तो ये थे वो कुछ महत्वपूर्ण सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स और वो सोसाइटीज या संस्थाएं जिन्होंने हमारे देश में कुछ सामाजिक और धार्मिक सुधार किए। अब क्योंकि दोस्तों आज कमेंट्स नहीं चल रहे हैं, और क्योंकि कमेंट्स नहीं चल रहे हैं, स्टडी पूरी तरीके से वन वे हो गई है। इसलिए मुझे लगता है, हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल मूवमेंट, मॉडर्न इंडिया में आपका एक और टॉपिक है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, और एक पॉलिटी में मीडिया वाला टॉपिक है, ठीक है, जो हमें और ऐड करने थे, जो हमें और करने थे। मेरा उद्देश्य यही था कि आज आपकी क्लास लेकर आपका सिलेबस पूरा करेंगे। क्योंकि आज कमेंट्स नहीं चल रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर अकेले है ना मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं, मीडिया वाला टॉपिक, ठीक है, और नेशनल मूवमेंट वाला टॉपिक, उसकी क्लास रिकॉर्डिंग है ना, जो मैंने लास्ट बैच में पढ़ाया था, तो उसकी जो क्लास रिकॉर्डिंग है
लास्ट क्लास, पॉलिटी की भी लास्ट क्लास और हिस्ट्री की भी लास्ट क्लास, दोनों की रिकॉर्डेड वीडियोस मैं आपके बैच में डलवा रहा हूं, क्योंकि आप उस रिकॉर्डिंग को देख लीजिए या यहाँ पर देख लीजिए, बात एक ही है, क्योंकि आपके कमेंट्स तो आ नहीं रहे, आज कमेंट्स बंद है। ठीक है, तो दोनों के हिस्ट्री और पॉलिटी के आखिरी आखिरी जो टॉपिक्स हैं उनका मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपके बैच में अपलोड करा रहा हूँ, डलवा रहा हूँ। और अगली बार जब हमारी लाइव क्लास में मुलाकात होगी तो क्वेश्चंस के साथ होगी, हम सीधा और सीधा रिवीजन स्टार्ट करेंगे, सीधा क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये भी पता चलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के कमेंट भी आते रहते हैं ना, तो भी हमें ये रहता है कि चलिए क्लास लाइव चल रही है। आज लाइव जैसी कोई फीलिंग ही नहीं आ रही, क्योंकि सामने स्क्रीन खाली है। तो बेहतर है मैं यहाँ पर 3-4 घंटे मेहनत करूं, उससे बेहतर है कि मैं आपको केवल 2 टॉपिक्स, है ना, बाकी हमने टॉपिक्स कर लिए हैं लाइव, लेकिन केवल 2 टॉपिक, एक पॉलिटी का और एक हिस्ट्री का, मैं यहाँ पर अपलोड करवा रहा हूँ। आप उससे कवर कर लीजिएगा, उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। बाकी मेन काम आप रिवीजन करने का है, जो हम नेक्स्ट क्लास से क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। चलिए, आपसे विदा चाहता हूं मैं, अगली क्लास में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ, फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि बातचीत कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद।